मेरे दिल पे किसका हक है, हुकूमत कौन करता है। मेरे दिल पे किसका हक है, हुकूमत कौन करता है। इबादत गाहें किसकी हैं, इबादत कौन करता है। और इसमें शेर देखें कि हवा की चरागों से दुश्मनी थी, घर जला मेरा, सजाएं किसको मिलती हैं, शरारत कौन करता है। और यहां से रेल की पटड़ी बहुत नजदीक है जानू, चलो चल के देखते हैं, मोहब्बत कौन करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका सर ज़ीशान हैदर और आज हम स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री लवर चैनल की जानिब से केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, मैं तीसरे चैप्टर के पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। यहां फिर बता रहा हूं कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट बिटवीन मालिक्यूल, एक मालिक्यूल फिर दूसरा मालिक्यूल फिर तीसरा मालिक्यूल, तो मालिक्यूल और मालिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उन्हें हम इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस का नाम देते हैं। डेफिनेशन देखें, द फोर्सेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन मालिक्यूल्स आर कॉल्ड IMF। IMF का क्या मतलब है, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, हाँ ओए तो किधर जा रहा है, इधर आ जा। इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, ओके। तो ये जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं इनकी क्या खसूसियात हैं। पहली बात याद रखेंगे कि ये जो हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर होती है ना, ये इसी इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर डिटरमाइंड बाय इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, यानी इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस अगर कमजोर हैं, बहुत कमजोर हैं, ना होने के बराबर हैं, तो वो गैसेस होंगे। अगर रीजनेबली स्ट्रांग हैं, यानी अच्छी खासी स्ट्रांग हैं, तो फिर वो लिक्विड होंगे। अगर वेरी वेरी स्ट्रांग हैं, बहुत ज्यादा हैं, तो फिर वो सॉलिड होंगे। तो फिर लिक्विड में रीजनेबली स्ट्रांग फोर्सेस होती हैं। लिक्विड के अंदर कौन सी फोर्सेस, यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और तीसरी बात याद रखें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इन्हीं प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती हैं, इन्हीं फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये चीजें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये सारी डिपेंड करती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। कितनी किस्म की होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बहुत सारी हैं। हमारी बुक में सिर्फ 3 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिस्कस हुई हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पे है परमानेंट डाइपोल, फिर ये डैश है परमानेंट डाइपोल फोर्सेस। शॉर्टकट में ना इन्हें पीडीपीडी भी कहते हैं, पीडीपीडी फोर्सेस हैं। पीडीपीडी मतलब परमानेंट डाइपोल फोर्सेस, ओके। और दूसरी जो हम डिस्कस करेंगे फोर्सेस वो हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, फिर ये डैश है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और इन्हें शॉर्टकट में बोलते हैं आईडी फोर्सेस। मतलब इंस्टेंटेनियस डाइपोल से आईडी और इंड्यूस्ड डाइपोल से भी आईडी फोर्सेस। और इन्हें एक और नाम भी दिया गया है, और वो और नाम कौन सा है, वो है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ओके। इन्हें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्यों कहते हैं, इनकी डिस्कवरी में हम जानेंगे। तीसरे नंबर पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हम बाद में पढ़ेंगे। यानी आज के लेक्चर में हम पीडीपीडी और आईडी फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम परमानेंट डाइपोल फोर्सेस को पढ़ते हैं। परमानेंट डाइपोल फोर्सेस को पुरानी किताबों में सिर्फ डी फोर्सेस यानी डाइपोल फोर्स कहा जाता था, मगर अब नई टर्म इन्होंने भेजी है कि परमानेंट डाइपोल फोर्सेस इन्हें कहते हैं। देखो भाई, इसको समझाने के लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है HCl का, एक और मॉलिक्यूल है HCl का, ठीक है। इसी तरह एक और भी मॉलिक्यूल आप कर लें, बेशक मसला नहीं है, HCl का। 3 मॉलिक्यूल हैं। मैं और आप सब जानते हैं कि इस मॉलिक्यूल में ये जो सेंटर वाला बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है,
और इसमें जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्लोरीन के करीब रहेगा और हाइड्रोजन से दूर रहेगा। जिसके इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जिसके करीब रहता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दूर हो जाता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहां भी ऐसा होगा, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इधर भी ऐसा होगा, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। आप जरा देखना हुआ क्या है, ये आपके सामने एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में दो एंड बन गए हैं, यानी एक ये वाला एंड है, ये वाला एंड जिसे आप नेगेटिव एंड कहते हैं, और एक ये वाला एंड है जिसे आप पॉजिटिव एंड कहते हैं। और केमिस्ट्री में नेगेटिव एंड को नेगेटिव पोल कहते हैं और पॉजिटिव एंड को पॉजिटिव पोल कहते हैं। यानी ये एक पोल बन गया, पोल किनारा, एंड नेगेटिव एंड नेगेटिव पोल, और यहां पर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव पोल। ठीक है, दो पोल बन गए हैं। अच्छा, इस मॉलिक्यूल में भी कितने पोल बने हैं, दो ही पोल बने हैं, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, दो पोल बन गए हैं। अब इस मॉलिक्यूल में दो पोल हैं, तो इस मॉलिक्यूल का पता है नाम क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का नाम होगा डाईपोल, यानी दो पोल वाला, डाईपोल। ओके सर जी, डाईपोल। ओके ठीक है, और ये भी क्या है, ये भी क्या है, डाईपोल। ओके, ये भी क्या है, ये भी है डाईपोल। और अगली बात सुनिएगा, ये जो पोल बना है ना, ये परमानेंट पोल, सॉरी, ये जो डाईपोल बना है ना, ये परमानेंट डाईपोल बना है। मतलब ये नेगेटिव साइड इस तरफ है, मतलब नेगेटिव चार्ज इस तरफ है, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है, तो ये खत्म नहीं होगा, ये बन गया तो बना ही रहेगा। इसलिए इसको बोलते हैं परमानेंट डाईपोल, और इसको भी क्या बोलते हैं, परमानेंट डाईपोल। इसको भी क्या बोलते हैं, परमानेंट डाईपोल। इज दैट क्लियर? यस सर। अब इस पूरे परमानेंट डाईपोल, इस पूरे परमानेंट डाईपोल के नेगेटिव साइड और इस पूरे परमानेंट डाईपोल के पॉजिटिव साइड, अपोजिट साइड के दरमियान यहां पर जो अट्रैक्शन डेवलप होगी इस जगह पर, इसको हम कहेंगे परमानेंट डाईपोल, परमानेंट डाईपोल फोर्सेस। यहां भी ऐसे ही होगा, एक डाईपोल और दूसरे परमानेंट डाईपोल के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनेंगी, जो अट्रैक्शन होगी, अपोजिट चार्ज है ना, तो ये अट्रैक्ट करते हैं। यानी एक, अच्छा एक और बात भी आपको बताता चलूं, इस मॉलिक्यूल को आप पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर, पोलर मॉलिक्यूल जी। और दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे ही कहलाएगा, पोलर मॉलिक्यूल। तो एक पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड, उनके दरमियान जो अट्रैक्शन डेवलप होती है उसे पीडी फोर्सेस, परमानेंट डाइपोल फोर्सेस का नाम दिया जाता है। यही बात हमने डेफिनेशन में भी लिखी हुई है। आओ जरा डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल। देखो ये पोलर मॉलिक्यूल का, सॉरी ये इसको देखें, ये पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड है, एंड नेगेटिव एंड ऑफ अ नियर बाई, साथ वाले, एंड अदर पोलर मॉलिक्यूल। ये नेगेटिव एंड है इसके साथ वाले, इस मॉलिक्यूल के साथ वाला ये वाला मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड है। ठीक हो गया, आर कॉल्ड पीडी यानी परमानेंट डाइपोल फोर्सेस। ये मैंने आपको समझा दी है। एक और एग्जांपल भी हमारी बुक में है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला देखें जरा, इस तरह से होता है क्लोरोफॉर्म का, ये इसमें 3 Cl होते हैं और एक H होता है। अच्छा, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये 3 Cl हैं, ये इस तरफ से भी इलेक्ट्रॉन को अपने करीब रखेंगे, इस तरफ से भी करीब, इस तरफ से करीब और इधर वाले भी करीब, यानी सारे इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है, जो झुकाव है, वो क्लोरीन की तरफ होगा, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। इस कार्बन पे भी पार्शियल पॉजिटिव होता है, क्योंकि क्लोरीन 3 है, तो इलेक्ट्रॉन का झुकाव जिस जानिब होगा उस तरफ पार्शियल नेगेटिव। तो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, ये बन गया नेगेटिव साइड, सारा नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है, और ये वाला जो साइड है ये पॉजिटिव साइड है। सेम इसी तरह से एक और क्लोरोफॉर्म है आपके सामने, तो उसमें भी देखें Cl और फिर Cl, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। तो ये देखें, ये सारा नेगेटिव साइड और ये वाला पॉजिटिव। अब इस मॉलिक्यूल में ये पॉजिटिव पोल है, इस मॉलिक्यूल में ये नेगेटिव पोल है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव पोल के दरमियान यहाँ पर जो अट्रैक्शन होगी, दिस अट्रैक्शन विल बी नोन एज परमानेंट डाइपोल फोर्स। और ये दूसरी एग्जांपल है हमारी बुक में डाइपोल फोर्स या परमानेंट डाइपोल फोर्स की। तो एक बात सुन लीजिए, ये जो फोर्सेस हैं, यानी परमानेंट डाइपोल, दिस आर प्रेजेंट इन ओनली पोलर मॉलिक्यूल्स। ये सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स में होंगी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ये नहीं पाई जाती। और व्हाट इज द स्ट्रेंथ रेंज ऑफ दीज फोर्सेस? शायद हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था
कि 5 से लेकर 20 किलो जाउल पर मोल इनकी स्ट्रेंथ होती है, ये आप याद रख लेंगे। तो यहां पर आके हमारी ये परमानेंट डाइपोल फोर्सेस खत्म होती हैं। अब हम आगे चलते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस को पढ़ते हैं। ये उनकी डेफिनेशन है, आपको समझ नहीं आएगी जब तक मैं समझाऊंगा नहीं। समझाने से पहले मैं इसकी डिस्कवरी की बात करता हूं कि एक जर्मन फिजिस्ट है जिसका नाम है फ्रिट्ज लंडन। इस बंदे ने 1930 में यानी 1930 में ये फोर्सेस डिस्कवर की थी, जिसकी वजह से इन फोर्सेस को साइंटिस्ट के नाम पर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहा जाता है। अच्छा, इन फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ रेंज है वो है 1 से लेकर 20 किलो जाउल पर मोल, और ये वीकेस्ट फोर्सेस मानी जाती हैं। यानी जितनी भी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हैं, उन तमाम इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस में सबसे कमजोर जो होती हैं वो यही लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। और याद रखें, दे आर प्रेजेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पुरानी किताब में लिखा हुआ था कि दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, पोलर में भी नॉन पोलर में भी, बट दे आर सिग्निफिकेंट, दे आर प्रोमिनेंट इन नॉन पोलर। मगर हमारी बुक में यही लिखा हुआ है कि दीज आर प्रेजेंट ओनली बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो हम अपनी बुक की बात मानेंगे। ओके, उसके बाद हम जरा डेफिनेशन समझेंगे। इसकी डेफिनेशन समझने के लिए मुझे आपको एक चीज समझानी पड़ेगी। देखें भाई, सबसे पहले मैं सिंपल तरीके से समझाऊंगा, फिर मैं किताब की तरफ आऊंगा, ठीक है। ये आपके सामने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी आपके पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। फर्ज करें ये है नियॉन गैस का मॉलिक्यूल, ये भी है नियॉन गैस का मॉलिक्यूल। ये दोनों नॉन पोलर होते हैं, आपको पता है ये मोनो अटामिक होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये मोनो अटामिक मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बाहर शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके सर जी, आप पता है क्या है, ये दो मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों नॉन पोलर हैं, ये दोनों नॉन पोलर हैं। एक एक एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल को मोनो अटामिक मॉलिक्यूल कहते हैं। नोबल गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, यानी जो एटम होते हैं, उनको मॉलिक्यूल भी कहते हैं, बिकॉज दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये अकेले रह सकते हैं। तो ये नोबल गैसेस के दो मॉलिक्यूल हैं। अच्छा, जब ये इकट्ठे होते हैं ना, तो ये ऐसे ऐसे मूव करते हैं। जब ये मूव करते हैं तो ये एक दूसरे के सामने आमने सामने आते हैं, टकराते भी हैं एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के नजदीक भी आते हैं। तो फर्ज करें ये वाला जो मॉलिक्यूल है, जब इस मॉलिक्यूल के करीब आया, ये वाला मॉलिक्यूल जब इस मॉलिक्यूल के करीब आया, तो पता है क्या हुआ, इस वाले मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स ने इस वाले मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स ने इस वाले मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारा, रिपेल किया। तो इस मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इनको जब धक्का पड़ा तो ये इस तरफ हो गए, मतलब ये यूं हो गए, ऐसे, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर चले गए और न्यूक्लियस इधर आ गया। अब हुआ क्या है, इसे बोलते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। लिखूंगा मैं आपके सामने यहां पे, बल्कि यहां लिखता हूं, डिस्टॉर्शन कहते हैं। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है बिगाड़, या इसको डिस्टरबेंस भी आप कह सकते हैं। डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मजमूए को इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहते हैं, या जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं उस जगह को इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहते हैं, ठीक है। तो बिगाड़, डिस्टॉर्शन का मतलब होता है बिगाड़, ठीक है। बिगाड़ यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में बिगाड़ आ गया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यूं था गोलाई में, इस वाले मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन ने इसके इलेक्ट्रॉन को जब रिपेल किया तो ये वाले सारा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस तरफ हो गया, लेफ्ट साइड पे। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में क्या आया, बिगाड़ आया। जब बिगाड़ आया तो आप देखें कि मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पे हो गए सारे तकरीबन, जिसकी वजह से ये वाला जो किनारा है, ये मतलब ये वाला किनारा नेगेटिव किनारा बन गया, यानी इसके ऊपर आप लगा देंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और राइट साइड वाला जो किनारा है उस तरफ न्यूक्लियस आ गया, इलेक्ट्रॉन उस तरफ कम है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, अब ये जो बना है ये क्या है, ये डाइपोल है। ये क्या है, डाइपोल है, मगर ये है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, यानी कि लम्हाती डाइपोल है। थोड़ी देर के लिए ये बना है, लम्हे के लिए ये बना है,
किसी इंस्टेंट के लिए ये बना है, एक लम्हे के लिए बना है, फिर खत्म भी हो जाएगा। अच्छा, हो गया क्लियर? हाँ जी सर जी। अब जरा देखना, आगे चलता हूं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल जन्म लेता है, मतलब बनता है, तो ये क्या करता है, ये इस वाले मालिक्यूल में बिगाड़ पैदा करना शुरू करता है। यानी इस वाले मालिक्यूल का न्यूक्लियस इस वाले मालिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचता है और न्यूक्लियस को दूसरी तरफ दफा करता है, तो इसमें भी पोलैरिटी पैदा हो जाती है। ये भी मालिक्यूल जो है पोलर हो जाता है, इसके भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड पे आ गए, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, और न्यूक्लियस राइट साइड पे चला गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये भी एक डाइपोल बन चुका है, मगर इस डाइपोल का नाम होता है इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या कहते हैं मेरे बेटे? इंड्यूस माने पैदा हो जाना, यानी इसमें डाइपोल पैदा हुआ है, इंड्यूस्ड डाइपोल। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक दफा फिर देखें कि ये वाला डाइपोल बना, इसको हमने कहा इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ठीक है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एक लम्हे के लिए बनता है, मगर फिर खत्म हो जाता है। खत्म होने से पहले ये क्या करेगा, ये अपनी इस पोलैरिटी का फायदा उठाएगा और अपने साथ वाले मॉलिक्यूल को, जिसने इसमें डिस्टॉर्शन कराई थी, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टोर कर देगा, उसमें भी पोलैरिटी पैदा कर देगा। इसमें पोलैरिटी पैदा हो गई है, इसलिए इसे इंड्यूस डाइपोल कहते हैं। अब ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, ये इंड्यूस डाइपोल है। इन दोनों के दरमियान थोड़ी देर के लिए कुछ अट्रैक्शन जन्म लेगी इस जगह पर, पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड। इस फोर्सेस को आप कहेंगे LDF, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, या इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। समझ आई कौन आई? ये टेम्परेरी फोर्सेस होती हैं, थोड़ी देर के लिए बनी फिर खत्म क्यों हुई? इसका जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल था वो वैनिश होकर दोबारा अपनी वापस इस जगह पे चला जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो इसकी पोलैरिटी भी खत्म हो जाएगी, ये भी फिर यहाँ चला जाएगा। अच्छा सर जी, ये थोड़ी देर के लिए बनी फिर खत्म हो गई। हाँ, करोड़ों अरबों खरबों मॉलिक्यूल होते हैं, बन रही हैं टूट रही हैं, बन रही हैं टूट रही हैं, इसलिए तो इन्हें कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम दिया जाता है। आप जरा डेफिनेशन पे आए, समझ ना आए तो पैसे वापस। देखिएगा, मैंने डेफिनेशन लिखी थी यहाँ पे कि द मोमेंट्री, मूवमेंट कहते हैं एक लम्हा, थोड़ी देर के लिए पैदा होने वाली, द मोमेंट्री फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, किसके दरमियान? एक है इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड, और दूसरा कौन है? एन इंड्यूस्ड डाइपोल, आर कॉल्ड IDID, यानी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, या इन्हें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहा जाता है। ठीक हो गया? ये तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको समझाई है। हमारी किताब में एक प्यारी एग्जांपल है ब्रोमीन की। ठीक है, ब्रोमीन एक हेलोजन है, सुनते जाएंगे मेरी सारी बातें। ब्रोमीन Br2 एक हेलोजन है। ठीक है, ये एक हेलोजन है और ये आम हालत में रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ओके सर जी, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो मगर ये लिक्विड स्टेट में तो है, अगर आप इसका ढक्कन खोल दें जिस बर्तन में ये मौजूद है, तो ये फ्यूम्स बना के गैस में आहिस्ता आहिस्ता उड़ना शुरू कर देता है, जिस तरह से पेट्रोल उड़ता है। ठीक है, ओके। तो ये जब उड़ता है तो इसका मतलब इसके लिक्विड स्टेट में फोर्सेस तो हैं ब्रोमीन और ब्रोमीन के दरमियान, मगर वो इतनी मजबूत नहीं है जैसे पानी में बहुत मजबूत फोर्सेस हैं। हम पानी को रख दें वो उड़ तो नहीं जाता ना, मगर ब्रोमीन उड़ना शुरू कर देता है, फ्यूम्स बनाता है, फ्यूम्स माने वेपर्स। ठीक है, तो ये उड़ना शुरू कर देता है। क्यों उड़ता है? वो इस बात का प्रूफ है कि ब्रोमीन के मॉलिक्यूल और दूसरे ब्रोमीन के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो बड़ी कमजोर है, वो इतनी मजबूत और इतनी ताकतवर नहीं है कि वो मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखें, इसलिए मॉलिक्यूल उड़ना शुरू कर देते हैं। अब कौन सी ऐसी फोर्सेस है जो ब्रोमीन के एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान है? तो जवाब मिला वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं। कैसे समझाओगे? हमारी बुक में इन्होंने समझाया हुआ है। आई एम गोइंग टू ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं अपनी कोशिश करता हूं कि मैं आपको ये भी समझा पाऊं। देखें, Br जो होता है ना ब्रोमीन, ये होता है Br2। ठीक है, Br2, एक Br ये हो गया, एक Br ये हो गया। ठीक है, दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है, ये ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है जिसे आप Br2 कहते हैं। एक और ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है, वो यहां पर है। ठीक है, इसमें भी ये Br है, सिंगल बॉन्ड, ये Br। आपको पता है जब सिंगल बॉन्ड हो और इधर दोनों सिमिलर एटम हो तो आप उसे कौन सा बॉन्ड कहते हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वही इसकी है, इसकी जो है वही इसकी है, ना ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब, ना ये खींचेगा, जिसकी वजह से ये पोलर नहीं होंगे। ये दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। आगे चलते हैं। ओके, अब पता क्या होगा, मेरी बात सुनना। ये ब्रोमीन है ना, तो इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी शेल के यहां होंगे, हैं जी, इसके भी यहां होंगे। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन है और सेंटर में भी दो इलेक्ट्रॉन हैं।
अब इधर भी ऐसे ही होगा, इधर भी ये देख लें, इसके ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ओके सर जी, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, बाकी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं जो बांड में हिस्सा नहीं ले रहे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब सेंटर में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, इधर भी न्यूक्लियस होता है, इधर भी न्यूक्लियस, इधर भी न्यूक्लियस। अब क्या होगा, ये ऐसे जब आपस में एक दूसरे से टकराएंगे तो इस वाले ब्रोमीन के जो न्यूक्लियस है, इस वाले के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी जानिब। यहाँ पे क्या हुआ था, इस वाले के इलेक्ट्रॉन ने इस वाले के न्यूक्लियस को खींचा था, ठीक है। तो मतलब यूं नहीं है आप पॉजिटिव इधर बनाएं उधर बनाएं, कोई इशू नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि बुक में नेगेटिव इस साइड पे है तो आप भी इस साइड पे बनाएं, ये जरूरी नहीं है, आप इस वाले तरीके से भी बना सकते हैं। तो होता क्या है, किताब के मुताबिक चलूंगा, इस वाले यूं समझ, हाँ ठीक है, इस वाले का जो इलेक्ट्रॉन है, इस वाले के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले के इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेंगे और न्यूक्लियस को खींचेंगे, तो क्या होगा, सेम ऐसे बनेगा। मगर मेरी किताब में क्या है, मेरी किताब में लिखा हुआ तो ऐसे, स्ट्रक्चर उलट बना हुआ है, तो कोई मसला नहीं है, जैसे मैं बना रहा हूं आप वैसे बना लें, कोई इशू नहीं है कि इसके इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन साइड पे हो जाएंगे, मतलब इस तरह से, ये ऐसे, ये Br सिंगल बॉन्ड, ये भी Br, इलेक्ट्रॉन सारे इधर को चले गए तकरीबन सारे, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसमें आप पोलैरिटी, अब इसे कहेंगे आप इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, ठीक है, ये ID है यानी इंस्टेंटेनियस डाइपोल है। अब ये डाइपोल जो है इसमें भी पोलैरिटी पैदा करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को उधर धक्का मारेगा, हाँ, तो इसके इलेक्ट्रॉन सारे तकरीबन उधर हो जाएंगे और न्यूक्लियस जो है वो इधर, सॉरी ये वाला जो पॉजिटिव है वो राइट साइड वाले इस ऊपर वाले में पोलैरिटी पैदा करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ये Br है, ये Br है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन सारे इधर को आ गए और इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, तो इनके दरमियान यहाँ पर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल है और ये क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है। तो ये मैंने आपको ब्रोमीन का भी समझा दिया। हमारी किताब में ना यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है, कोई मसला नहीं है, जहां दिल करे आप बना सकते हैं, इधर या उधर। किताब ने जो लिखा है ना वो ऐसे ही लिखा है जैसे मैंने बनाया है। ओके जी, अब ये पढ़ लेने के बाद हम चलते हैं फैक्टर की जानिब। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो LDF लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं, तो वो 2 फैक्टर हैं, यहाँ पर नाम भी लिखे हैं मैंने कि एक है मालिक्यूलर मैस एंड साइज और दूसरा है सरफेस एरिया, या आप इसे कह सकते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मैस एंड साइज। तो यहाँ पे है मॉलिक्यूलर मैस और साइज, इसको पहले स्टडी करते हैं। देखें, इसमें ना एक टर्म आपको सिखानी है जिसका नाम है पोलराइज एबिलिटी। क्या नाम है, पोलराइज एबिलिटी। अब ये क्या होती है, पोलराइज एबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, मैं लिख चुका हूं डेफिनेशन, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बिगाड़ को पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। ये जो यहां पर बिगाड़ हुआ यानी इस, अच्छा ये तो हो गया। अब जरा सिंपल डेफिनेशन इसकी और देखना, एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल टू बिकम पोलराइज किसी मॉलिक्यूल की पोलराइज होने की एबिलिटी को पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। मतलब क्या, मतलब ये कि एक मॉलिक्यूल है, कौन सा, ये मॉलिक्यूल है, अब इसके अंदर अपने आप को पोलराइज करने की जो एबिलिटी होगी उसे पोलराइजेबिलिटी कहेंगे। पोलराइज का मतलब है इसमें जो पोल्स बने हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अपने आप को पोलराइज करने की भी एबिलिटी होती है, उस एबिलिटी को पोलराइज एबिलिटी कहते हैं। पोलराइज का मतलब है पोल्स का बनना, पॉजिटिव पोल अलग, नेगेटिव पोल अलग। ये यूं डेफिनेशन इसकी याद करें, आपकी मर्जी, ये वाली याद कर लें कि डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में बिगाड़ आना। यूं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था, यहां पर है, फिर यहां पे बिगड़ गया, नेगेटिव एक तरफ चले गए, पॉजिटिव एक तरफ चले गए, तो उसे भी आप पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। तो याद रखें, मैं एक फार्मूला बना रहा हूं, वो फार्मूला पता क्या है, वो फार्मूला है साइज लिखूं या लिखूं मैं मॉलिक्यूलर मैस, एक ही बात है। मैं लिख देता हूं मॉलिक्यूलर मैस या फिर साइज। जाहिर है साइज बड़ा होगा किसी मॉलिक्यूल का
तो अंडरस्टूड है भी उसका मालिकुलर मास भी ज्यादा होगा। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ डिस्टॉर्शन। ईज ऑफ डिस्टॉर्शन क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी यानी कि अपने आप को पोलराइज करने की पावर, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ LDF। LDF माने लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो दोबारा समझ लें, किसी भी मॉलिक्यूल का जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा इसका मतलब उसका साइज भी उतना ही ज्यादा है, एक ही बात है। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी, मतलब जो जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसमें पोलराइज होने की उतनी ज्यादा एबिलिटी होगी, उतना जल्दी पोलराइज होगा, उसके अंदर डिस्टॉर्शन जल्दी हो जाएगी, उसके पोल जल्दी बनेंगे और अच्छे भी बनेंगे, मजबूत पोल बनेंगे। जिसके अंदर अच्छे पोल बनते हैं, अच्छे पोल का मतलब होता है नेगेटिव ज्यादा हो इस तरफ, पॉजिटिव ज्यादा हो उस तरफ, तो उसमें स्ट्रेंथ ऑफ LDF बहुत ज्यादा होंगी। तो जिसमें LDF जितना ज्यादा होती है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होता है। ओके, मिसाल से इसे वाजे करते हैं। देखें, हमारे पास हैं हेलोजेंस, आप जानते हैं सब बच्चे हेलोजेंस क्या होती हैं। हेलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको पता है ये पहली दो जो हैं ये गैस की हालत में एग्जिस्ट करती हैं, और जो ब्रोमीन है ये लिक्विड हालत में पाया जाता है, और ये जो आयोडीन है ये सॉलिड हालत में पाया जाता है। ऐसा क्यों है? उसकी वजह यह है कि फ्लोरीन का साइज छोटा है। एक फ्लोरीन F2 और इसके बिल्कुल साथ दूसरा F2 इस तरह हो गया, एक क्लोरीन Cl2 और उसके साथ Cl2 इस तरह हो गया, एक ब्रोमीन Br2 उसके साथ Br2 इस तरह हो गया। आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं तो इनका साइज बढ़ रहा है, क्यों? मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ रहा है। तो फ्लोरीन और फ्लोरीन छोटे साइज के मॉलिक्यूल हैं, इसलिए इनके दरमियान डिस्टॉर्शन कम होगी, और इनके दरमियान जो पोलराइज जब ये हो जाएंगे, इनके पोल्स छोटे छोटे पोल्स होंगे, इसलिए इनके दरमियान बनने वाली लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी इतनी ज्यादा नहीं होगी। जो बड़े साइज का मॉलिक्यूल है जैसे क्लोरीन है उसमें थोड़ी सी ज्यादा होंगी लंडन डिस्पर्शन, ब्रोमीन में बहुत ज्यादा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी, और आयोडीन में तो उससे भी ज्यादा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। वजह, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, दूसरे आयोडीन का साइज भी बहुत बड़ा होगा, दोनों में पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, दोनों ज्यादा पोलराइज होंगे, दोनों के दरमियान बनने वाली लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बहुत अच्छी होंगी, इसलिए दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। बहुत अच्छी तरह ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनके दरमियान फोर्सेस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आयोडीन किस हालत में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड हालत में। तो बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो टॉपिक हमने पढ़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बॉयज एंड गर्ल्स, माय स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, ले लिया? ले लिया? हाँ जी, ले लिया। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम क्या करते हैं? अब हम इसको इरेज करते हैं, जाहिर है मजबूरी है, हमें इरेज करना पड़ेगा, हमें बाकी चीजें भी तो समझनी है। तो मैं इसे उड़ा रहा हूं, लो ये उड़ गया, जल्दी जल्दी उड़ा दो इसे तुम, ये लो उड़ गया है। ये नीचे वाला भी उड़ा दो, ये काफी सारी जगह चाहिए क्योंकि और भी हमने एक चीज पढ़नी है। ओके, उड़ा दिया जी भाई, ये उड़ गया। अब आगे देखना, तो ये हो गया जी, हमें समझ आ गई ये बात। ओके, अब जरा आप नोबल गैसेस में देखें, नोबल गैसेस में हीलियम, फिर क्या होता है नियान, फिर क्या होता है आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेनॉन वगैरह वगैरह। तो ये ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो टेबल बनी हुई है हमारी बुक में, इनका बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता है। वजह, ऊपर से नीचे आते हैं, साइज बढ़ता है, जब साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेगी, स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेगी तो क्या बढ़ेंगी? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, तो ओके, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा फैक्टर था वो क्या है? दूसरा फैक्टर है साइज, ना, दूसरा फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया या जिसे आप शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी कहते हैं। देखें भाई, यहां पर भी हम एक फार्मूला बना लेते हैं कि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ा सरफेस एरिया होगा तो साइज बड़ा हो जाएगा और पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी, और ये ज्यादा हुई तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा होंगी, ये ज्यादा हुई तो बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट वो भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो ये एक दोबारा से फार्मूला बन गया
सरफेस एरिया ज्यादा है तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा हैं और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हैं, ज्यादा हैं। ओके जी, अब हम देखेंगे एग्जांपल के थ्रू इस बात को कैसे। देखें मेरे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोकार्बन होता है ईथेन, ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन होता है हेक्सेन। ओके सर जी, ईथेन का फार्मूला होता है C2, एथ का मतलब होता है दो कार्बन और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो दो कार्बन है तो एन है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड वाला फार्मूला क्या होता था, कार्बन को डबल करें, जो जवाब आए उसमें दो जमा करें, जो जवाब आए उतने हाइड्रोजन लगाएं, दो को डबल करो चार, चार में दो जमा करो 6, ये फार्मूला हो गया। हेक्स का मतलब क्या होता है 6 कार्बन, एन का मतलब क्या होता है सारे बॉन्ड सिंगल, अगर सिंगल बॉन्ड है तो 6 को डबल करो 12, 12 में दो जमा करो 14, तो इसके साथ 14 हाइड्रोजन आएंगे। अब मुझे बताएं इस मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, इस मॉलिक्यूल में है 20 एटम। ओके, और इस मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, इस मॉलिक्यूल में है 8 एटम। अब आप जरा बताओ 8 एटम का सरफेस एरिया ज्यादा होगा या 20 एटम का सरफेस एरिया ज्यादा होगा? अरे अंधे से भी पूछो वो भी यही कहेगा यार जहां पे 20 एटम है वो सरफेस एरिया ज्यादा है, उनकी जगह ज्यादा वो घेरेंगे। जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों? सरफेस एरिया ज्यादा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, एलडीएफ ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। हो कितना बॉइलिंग पॉइंट है ये तो बताओ। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 68.7 डिग्री सेल्सियस और इसका है इथेन का बॉइलिंग पॉइंट पता क्या होता है, -88.6 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसका -88 है और इसका क्या है 68.7। ये बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा है, कंपेयर कर लें। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हेक्सेन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और इथेन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब हेक्सेन क्यों लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, उसमें पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, ब्ला 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 ब्ला। ओके, नेक्स्ट दूसरी एग्जांपल उन्होंने हमें दी है पेंटेन की। अच्छा, पेंटेन, पेंटेन का फार्मूला लिखो पहले, पेंट 5 कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड में फार्मूला डबल करो 5 को 10, 10 में 2 जमा करो 12, ये है पेंटेन का फार्मूला। अच्छा, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है मगर स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट होते हैं, वही यहां लगेगा। देखो पेंटेन के ना 3 स्ट्रक्चरल फार्मूले बनते हैं, 3। कौन कौन से ये देखना, ए ऐसे ऐसे ऐसे। देखो अब यहाँ पे ये जो कार्बन होता है यहाँ पे कार्बन होता है हर जगह पे, ये कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, ये 5 कार्बन हो गए। अब हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं 1, तो इसे और कितने बॉन्ड चाहिए 3, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दें। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं 2, 1 और 1 2, इसे और कितने हाइड्रोजन चाहिए 2, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दो, इसके साथ भी 2 लगा दो हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 लगा दो हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 लगा दो, 1 2 3 4 5, बल्कि ये नहीं आएगा, ये छठा आ गया। यहाँ पे एक कार्बन है, एक बॉन्ड बना हुआ है और इसे 3 चाहिए 3, तो ये हमारे पास आपके सामने क्या है, इसका ये है एन पेंटेन, एन पेंटेन यानी कि नॉर्मल पेंटेन। हम लोग आगे चल के एक चैप्टर पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन का, वहां पे मैं आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा, वहां पे आपको नाम रखने का तरीका आएगा। यहाँ मैं नाम रखने का तरीका नहीं समझाऊंगा, आपको नामों को रोटा मारना होगा। ओके, नेक्स्ट आगे देखें। उसके बाद हम दूसरा करते हैं, दूसरा आइसोमर बनाते हैं इसका। ये ए ऐसे 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। ये ऐसे ऐसे था, ठीक है, ये ऐसे ऐसे 4 करके 5वें को इधर लगा दिया, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, हर कॉर्नर पे 3 हाइड्रोजन, इधर आते हैं 2 हाइड्रोजन, इधर आएगा 1 हाइड्रोजन, वजह यहाँ पे 3 बॉन्ड बने हुए हैं इसलिए 1 हाइड्रोजन आया है, ठीक है। ओके, इसका नाम है आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। अच्छा, इसका एक आयोपिक नेम भी है, वो जो है आपको बाद में समझाऊंगा, लिख देता हूं, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। ये असल में ये होता है, ये वाला ब्यूटेन होता है, ये 4 कार्बन वाला ब्यूटेन होता है, ठीक है, और ये होता है 2 मिथाइल, ये वाला 2 मिथाइल यानी 2 पर, तो ये बात आगे निकल जाएगी, आप रट्टा मारें इसको, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट आगे चलें। इसी पेंटेन का एक और आइसोमर बनाते हैं जो कि यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये कार्बन है, ठीक है, ये एक और कार्बन 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 है, इसके साथ H3, इसके साथ H3, इसके साथ H3, इसके साथ H3, ये भी पेंटेन है। इसका नाम है आइसो नहीं बल्कि इसका नाम है नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। और मेरी बात एक और भी सुन लें, इसका एक और नाम भी है 2,2,2,2 डाईमिथाइल, डाईमिथाइल प्रोपेन। ये बहुत आसान है, ये आपको बाद में सिखाऊंगा जब हम हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। अब बताना पता क्या चाहता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है एन पेंटेन का, जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो है 36.2 डिग्री सेल्सियस। इस वाले का आइसो का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है
8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हाँ जी, डिग्री सेल्सियस। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है मेरे ख्याल 9.2 है या 9.6 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो देखें बॉइलिंग पॉइंट एन पेंटेन का ज्यादा है और आइसोपेंटेन का कम है और नियोपेंटेन का सबसे कम है। उसकी वजह है सरफेस एरिया। इसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है, ये देखो, इसका कम है, इसका सरफेस एरिया और भी कम हो गया है। तो जैसे जैसे ये सरफेस एरिया ज्यादा है इसलिए सब कुछ ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, एलडीएफ ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह ज्यादा। तो ये सारा देख लें आप, सरफेस एरिया स्ट्रेट चेन का ज्यादा होता है, ये सीधी चेन वाला है, ऐसे ऐसे जिगजैग, ये सारी बातें, स्ट्रेट चेन क्या होती है, ब्रांच चेन क्या होती है, डबल ब्रांच चेन क्या होती है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ पे आके हमारा जो टॉपिक है वो खत्म होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्विक चेक हैं वो हम जरा देख लेते हैं। पहला क्विक चेक देखें, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। गैसोलीन उस पेट्रोल को कहते हैं जो हम अपनी मोटरसाइकिल में डलवाते हैं। वो लिखता है कि टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इन द गैसोलीन फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम आर कन्वर्टेड इनटू ब्रांच चेन, व्हाट वुड बी द पॉसिबल रीजन। देखो पेट्रोल जो है ना वो बेसिकली हाइड्रोकार्बन से बना होता है। एक होता है स्ट्रेट चेन, एक होता है ब्रांच चेन। देखो ये स्ट्रेट चेन है, ये यूं यूं बुक में है, ऐसे आप बना सकते हैं, वैसे है ये सीधी चेन। और ये ब्रांच चेन है, ये डबल ब्रांच चेन है, ठीक है। तो जो ब्रांच्ड चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना वो स्मूथली जलते हैं इंजन के अंदर, बिल्कुल स्मूथली जलते हैं इंजन में, जो ब्रांच चेन वाले होते हैं। और जो इंजन में स्मूथली जिसे आग लगे वो अच्छी तरह जलते हैं इंजन में, और इंजन में आवाज कम पैदा होती है जिसे नॉकिंग कहते हैं भी, आवाज, नॉकिंग माने वॉइस, और इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है और अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल हम उसे कहते हैं जो ब्रांच चेन होता है। जो स्ट्रेट चेन होता है वो सही नहीं जलता इंजन में, वो स्मूथली बर्न नहीं करता, इसलिए हम उसे अच्छी क्वालिटी का ऑयल नहीं कहते। वो इंजन में खटखट आवाज पैदा करता है जिसे नॉकिंग कहते हैं। किसने दी ये दस्तक दिल पर कौन है, आप तो अंदर हैं बाहर कौन है, बाहर मैं हूं। दूसरा सवाल देखें, which force are present among the molecule of the following substance, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। ये दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं। तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान एलडीएफ यानी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं। तो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड और कार्बन टेट्राफ्लोराइड दोनों के अंदर कौन सी फोर्सेस होंगी, लंदन डिस्पर्शन या आईडीआईडी फोर्सेस। आखिरी सवाल, डिफरेंस बिटवीन आईडीआईडी एंड पीडीपीडी फोर्सेस। तो आईडीआईडी एंड पीडीपीडी फोर्सेस तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, यही से जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है वहां से डेफिनेशन लिखेंगे दोनों की अलग अलग, उनकी बॉन्ड रेंज स्ट्रेंथ लिखोगे कि 1 से 20 तो एलडीएफ हैं, 5 से 20 तो डाइपोल डाइपोल या परमानेंट डाइपोल फोर्सेस हैं। और ये भी बताएंगे आप कि जो पीडीपीडी होती हैं वो सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल में पाई जाती हैं और जो आईडीआईडी होती हैं वो सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पाई जाती हैं। दिस वाज अबाउट टुडे आर्टिकल, थैंक यू वेरी मच। कल हम इंशाल्लाह इससे अगला टॉपिक जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उस पर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।